वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि वर्क प्लेस के ऊपर ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जो वर्क प्रेमिसेस है वो कोई भी काम करने की जगह हो सकती है। मे बी वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, मे बी वो कोई रिग है ऑयल एंड गैस का, या मे बी वो कोई ऑफिस हो सकता है, या वो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, या वो कोई एग्रीकल्चर वर्क भी हो सकता है। कोई भी काम करने की जगह पे हमें हेल्थ एंड सेफ्टी करनी होती है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसको हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि आखिर ये करने की जरूरत क्यों है। वाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, ठीक है। सो अगर हमें ये बात क्लियर नहीं होगी तो हम फिर खुद भी कन्विंस नहीं होंगे और किसी दूसरे को भी इसके लिए आर्गुमेंट नहीं दे सकते, उसको कन्विंस नहीं कर सकते। और एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल हमारा तो काम ही है कि हमने मैनेजमेंट को कन्विंस करना है, उनसे रिसोर्सेज रिलीज करवाने हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एट द वर्क प्लेस। सो इस टॉपिक में हम यही कवर कर रहे हैं कि कौन कौन सी रीजन है हेल्थ एंड सेफ्टी करने की। तीन बेसिक रीजन है, उनको हम डिस्कस करेंगे, मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल। लीगल को सोशल भी कहते हैं और फाइनेंशियल रीजन को बिजनेस केस भी कहा जाता है, ठीक है। और साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, ये लीगल से रिलेटेड ही है, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी की लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती, नॉन कॉम्प्लायंस करती है, तो उसके नतीजे में उसे क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं, क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, क्या परेशानी उसको फेस करनी पड़ सकती है इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये इनको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफा दोबारा मैं इसको थोड़ा सा बता दूंगा आपको शॉर्टली, कि हेल्थ यानी हमारी जो इस फील्ड को हम एचएससी कहते हैं, सेफ्टी भी लोग कहते हैं लेकिन प्रॉपर एचएससी कहते हैं, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट। तो हेल्थ और सेफ्टी का क्या मतलब है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि वैसे तो हेल्थ का मतलब होता है सेहत, या अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ में तो मुख्तलिफ तरह के काम हैं। जैसे इलाज जो लोग करते हैं जिनको हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह या हॉस्पिटल स्टाफ, वो भी हेल्थ में ही काम करें, लेकिन हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, वर्क प्लेस के ऊपर जो हेल्थ हैजर्ड्स मौजूद हैं उनसे। यानी हेल्थ हैजर्ड मैं किसको कह रहा हूँ, जो कि हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। और हेल्थ इफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। उनको एक्यूट और क्रोनिक इफेक्ट्स कहा जाता है। एक्यूट वो होते हैं जो जल्दी जाहिर हो जाते हैं, क्रोनिक वो जो देर से। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है हमारा, लेकिन इतना हमें क्लियर है कि वर्क प्लेस के ऊपर जैसे कि अगर केमिकल्स यूज हो रहे हैं तो उन केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से इल हेल्थ हो सकती है, स्किन डैमेज हो सकती है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उन हेल्थ हैजर्ड से बचाने के लिए हम वर्किंग कर रहे होते हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। यानी कि इल हेल्थ होने के या ऑक्यूपेशनल डिसीजेज होने के जो इम्कानात होते हैं उनको हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वर्कर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वर्क प्लेस से इफेक्ट हो सकती है, या वर्क प्लेस पे जो यूज हो रही है डिफरेंट इक्विपमेंट, मशीनरी, डिफरेंट एनवायरनमेंट में काम हो रहा है, डिफरेंट केमिकल्स और सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहां पे डस्ट होगी, कंस्ट्रक्शन डस्ट होगी, जो कि इल हेल्थ की वजह बन सकती है, तो उसको हम कहेंगे वर्क रिलेटेड इल हेल्थ या ऑक्यूपेशनल डिसीज। और इस तरह की डिसीज से बचाने के लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, ये मतलब है हेल्थ। और सेफ्टी का मतलब है वर्क रिलेटेड इंजरीज से बचाना। अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि वर्क प्लेस के ऊपर, यानी किसी कॉमन मैन से भी पूछेंगे कि यार क्या वर्क प्लेस पे काम करते हुए इंजरीज हो सकती हैं, तो वो कहेगा बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे अगर हाइट का काम चल रहा है, हाइट से गिरेंगे या हाइट से कोई चीज गिरेगी और किसी के सर पे जाके लगेगी तो इंजरी होगी। वर्क प्लेस पे आप गुजर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, कोई स्लिपरी कंडीशन है, उस पर पाँव पड़ा, गिरे और चोट लगी, तो ये इंजरी है। और ये वर्क रिलेटेड इंजरी है क्योंकि वर्क प्लेस पे काम के दौरान या वर्क प्लेस वर्क प्रीमिसेस के अंदर हुई, ठीक है। मशीनरी जो है वो हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं, वो हैवी मशीनरी किसी पेडिस्ट्रियन को लग जाती है, या दो हैवी मशीनरी या मूविंग इक्विपमेंट आपस में टकरा जाते हैं तो इंजरीज हो सकती हैं। तो इस तरह के कई एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। मूविंग पार्ट के साथ कांटेक्ट हो जाए, जो मशीनरी की मूविंग पार्ट है, उसके नतीजे में भी इंजरीज हो सकती हैं। सो वर्क प्लेस के ऊपर इंजरीज का रिस्क मौजूद होता है। उस रिस्क को कम से कम करने के लिए हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ मेजर्स ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, ताकि वर्क प्लेस के ऊपर सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके और वर्क रिलेटेड इंजरीज से वर्कर्स को बचाया जा सके। वर्कर्स या कोई भी वो लोगों का ग्रुप जो इफेक्ट हो सकता है, अगर कोई विजिटर भी वर्क प्लेस पे आया हुआ है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो भी हमारी उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, जब वो हमारी वर्क प्लेस में है, हमने उसको इंजरी से प्रोटेक्ट करना है।
अच्छा, अब तीसरी चीज जो है वो वेलफेयर है। वेलफेयर के ऊपर आप थोड़ा सा, आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो रहा होगा कि यार क्या हमने कोई वेलफेयर का काम करना है या कोई रिफाही काम करना है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो किसी की हेल्प करते हैं, ये वो वाला वेलफेयर नहीं है। इस वेलफेयर का मतलब है कि कुछ बेसिक कुछ नीड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की, अगर वो उसकी फुलफिल ना हो या वो उसको अवेलेबल ना हो तो उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाती है या वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप एक वर्कर हैं और आप 8 से 12 घंटे एक वर्क प्लेस पे रहते हैं, तो आपको पीने के पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब हर वर्कर घर से तो कैरी करके नहीं ले, आप रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, आपकी ऐसे नहीं है ड्रिंकिंग वाटर तक, मिसाल के तौर पे, तो आपको वहां ड्रिंकिंग वाटर कौन प्रोवाइड करेगा? एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आप इसको रिलेट करके देखें, अगर ये चीज प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली जब साफ पानी पीने को नहीं मिलेगा या पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी ड्रिंकिंग वाटर की, तो इनहेल्थी होगी ना। ठीक है। इसी तरह से रेस्ट एरियाज की जरूरत पड़ती है। मतलब आप शदीद गर्मी में काम करवा रहे हो, डायरेक्ट सनलाइट में काम करवा रहे हो, तो दरम्यान में रेस्ट करवाने, रेस्ट ब्रेक दोगे, तो रेस्ट ब्रेक कहाँ पे दोगे? कोई शेल्टर, कोई जगह तो देनी पड़ेगी ना, रेस्ट एरिया चाहिए। इसी तरह से वॉशरूम फैसिलिटी, अब कहने को लगता है जी वॉशरूम फैसिलिटी, बट जब वॉशरूम फैसिलिटी नहीं मिलती तब पता चलता है। तब पता जब चलता है जब नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा होते हैं और वॉशरूम्स कम होते हैं, तो हाइजीन के प्रॉब्लम्स आते हैं, वॉशरूम्स में सफाई नहीं होती, वेंटिलेशन नहीं होती। मेल और फीमेल्स काम कर रहे हैं तो सेपरेट वॉशरूम चाहिए। इसी तरह सोचोगे अगर कोई डिसेबल वर्कर है, डिसेबल भी तो इंसान है ना, हमारे साथ ही दुनिया में ही रहते हैं, उनको भी काम करना पड़ता है, वर्क प्लेस पे जाना पड़ता है, तो अगर डिसेबल वर्कर्स हैं तो उनके लिए वॉशरूम फैसिलिटी अकॉर्डिंगली, उनके लिए इंग्लिश वॉशरूम चाहिए होगा ना, इंडियन वॉशरूम नहीं चल सकता, यानी कि कंपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। तो ये मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दे दिए जिससे आपको समझ आ जाएगा कि वेलफेयर फैसिलिटीज का मतलब क्या है। ठीक है, वॉशिंग फैसिलिटी, सैनिटरी कन्वीनियंसेस, वॉशरूम फैसिलिटी वगैरह, या हैंड वॉश फैसिलिटी, डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे शावर फैसिलिटी भी चाहिए होती है, जैसे कानकनी का काम है या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें शावर की जरूरत भी पड़ सकती है काम के बाद। हाँ, ईटिंग फैसिलिटी, ये सारा आ जाता है वेलफेयर के अंदर, तो आपको इसका भी समझ आ गई। अब ये बात हमने दोबारा इस, ये थोड़ी सी डिस्कशन हो गई है ताकि अब फिर एक दफा आपको यानी कि क्लियर हो गया कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ये क्यों जरूरी है। यानी ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे कि सेफ्टी क्यों जरूरी है, यानी कि सेफ्टी में क्या करना होता है या इसका स्कोप क्या है वो हमने समझ लिया इन डेफिनेशन की वजह से। अब आप हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसके लिए हम आज का ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई माइट द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसी को समझने के लिए एक्सरसाइज है कि कोई जो किसी भी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी क्यों नहीं देती, क्यों नहीं देती, जरूरी क्यों नहीं समझती। तो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं जो उनके माइंड में है। जैसे कि वो समझते हैं कि ये एक बैरियर है, यानी उनको लगता है कि जब हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट की जाएगी तो काम स्लो हो जाएगा, प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो हमें लॉस होगा, उनको ऐसा लगता है। या वो समझते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी एक कॉस्ट है, यानी कि एक एक्सपेंस है। जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट करेंगे तो वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट देंगे, सेफ्टी की स्टाफ हायर करेंगे, सेफ्टी ऑफिसर वगैरह, तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, यानी कि कई तरह के इसमें उनको एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, तो वो इसको एज अ कॉस्ट देखते हैं, एज अ बैरियर देखते हैं। या कई दफा उनको अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता ही नहीं होता, आगाही नहीं होती, लैक ऑफ अवेयरनेस भी हो सकती है, जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दे रही होती। लेकिन अब हम इसका जवाब देने जा रहे हैं, जो असल हमारा टॉपिक है कि क्या रीजंस है हेल्थ एंड सेफ्टी करने की। इसके ऊपर सबसे हम पहले बात करेंगे मॉरल रीजन के ऊपर। तो मॉरल जो रीजन है उसका मतलब क्या है, यानी इखलाकी तौर पे जो हम कहते हैं कि यानी इंसानी बुनियादों के ऊपर, ह्यूमैनिटी की बेस पे। तो मॉरल में हम यही बात कर रहे हैं कि अगर एक एम्प्लॉयर है, एक कंपनी है जो कि चल रही है, उनका बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रन हो रहा है और उसकी बेस पे वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो उसमें एक जो अहम रिसोर्स है वो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं आगे। वो वर्कर्स हैं, जो वो लोग हैं जिनको उन्होंने हायर किया वो अपने उस बिजनेस को रन करने के लिए। तो जो लोग आपके बिजनेस को चलाने में आपकी मदद कर रहे हैं, जिनके बगैर आप अपना वो बिजनेस नहीं कर सकते थे, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को कम से कम वर्क प्लेस पे इंश्योर करना तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती, इखलाकी तौर पे। क्योंकि वो वर्कर वहां पे अपनी इकोनॉमिक नीड्स पूरी करने के लिए आते हैं, वो अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए वहां पे काम करते हैं, और उनकी जो डील है या कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो यही है कि वो एक स्पेसिफिक काम करके देंगे, उसके बदले में कंपनी उनको सैलरी देगी। यानी कंपनी के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें कि ये लिखा हो कि वर्कर हमारे लिए जख्मी हो जाए, वर्कर हमारे लिए बीमार पड़ जाए, ऐसी तो कोई डील भी नहीं है। तो ये एथिकली
मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है कि वर्कर्स को इंटेंशनली अनसेफ कंडीशंस में काम करवाया जाए। आप एक स्पेसिफिक बिजनेस कर रहे हैं, हर एक बिजनेस के अपने हैजर्ड्स और रिस्क हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं। एग्रीकल्चर के अपने इश्यूज हैं, अपने हैजर्ड्स हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने हैजर्ड्स हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन में आओगे तो जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्शन में डस्ट आ जाती है, कंस्ट्रक्शन में हैवी मशीनरी है, हैवी मशीनरी चलेगी तो वो नॉइस भी करेगी। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये अल्टीमेटली इंजरी की या इल हेल्थ की वजह बन सकती हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया। यानी कि ये चीज हमें पहले से भी क्लियर है कि वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो इंजरी और इल हेल्थ के इम्कान होते हैं, इवन एक ऑफिस के अंदर भी होते हैं। बहरहाल अब हम यहाँ पे एक कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, डाटा है हमारे सामने स्क्रीन पे, जो कि इस डाटा से हमें इसकी अहमियत का पता चलेगा कि मॉरल रीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ये डाटा हमें प्रोवाइड किया इस एक इदारा है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेबर से रिलेटेड या लेबर के राइट से रिलेटेड जो है ये काम कर रहा है, और ये यूएन के अंडर आता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इंटरनेशनल इदारा। और इसकी जो है वो लेबर राइट्स की, अगर हम लेबर के राइट्स की बात करें तो हेल्थ एंड सेफ्टी तो एक बेसिक राइट है जो उसको मिलना चाहिए वर्क प्लेस। तो इसके मुताबिक जो है तकरीबन 3,50,000 वर्क रिलेटेड फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं। ये वो हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं, जो डाटा में आ गए हैं। 3.5 लाख फैटल एक्सीडेंट्स। फैटल एक्सीडेंट्स कौन से हैं? जिसमें के फैटल एक्सीडेंट का मतलब ये है कि मतलब सीरियस, जिसके नतीजे में मल्टीपल डेथ्स या सीरियस इंजरीज, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन लीडिंग टू डेथ, फैटल, सीरियस, वेरी सीरियस। यानी कि जो बहुत सीरियस लेवल के एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट्स है, वो तकरीबन 3.5 लाख ये रिकॉर्ड है। यानी कि जो अब ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए होंगे जो रिपोर्टेड है ही नहीं, जो रिकॉर्ड में नहीं आए, तो अगर वो भी उस हिसाब से देखा जाए तो ये 3.5 लाख से ज्यादा बड़ा नंबर बनता है। और 2.75 मिलियन वर्क रिलेटेड फर्टिलिटीज ईच ईयर। दैट मीन्स कि 27 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ्स हो रही हैं वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स के नतीजे में हर साल। और इसी तरह से तकरीबन 24 लाख लोग जो हैं वो ऑक्यूपेशनल डिसीजेज का, सीरियस जो ऑक्यूपेशनल डिसीजेज हैं, यानी ऑक्यूपेशनल डिसीजेज वो वाली डिसीजेज जिसके नतीजे में फिर डेथ, जानलेवा बीमारी। ठीक है, जैसे कि इंडिया में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था, प्लांट से एक टॉक्सिक गैस रिलीज हो गई थी, उसके नतीजे में तकरीबन 2 लाख लोग इफेक्ट हुए थे जिनको मुख्तलिफ डिसीजेज हो गई थी। और अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोगों की तो एक रात में डेथ हो गई थी, वो जहरीली गैस बेकाबू हो गई, फैल गई उस एरिया में। सो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। अब उस प्लांट के ऊपर आपका क्या ख्याल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? वो प्लांट जो है वो एक पब्लिक एरिया के करीब है, तो उनको वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी के अरेंजमेंट्स करने चाहिए, नियर बाय पब्लिक को भी प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट करने की। बहरहाल ये जो आप फिगर देख रहे हैं, यानी ये फिगर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में वर्ल्ड वार आ जाती है, शायद वर्ल्ड वॉर में इतने लोग मरे हों। इस तरह के फिगर्स तो जंगों में होते हैं। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मॉरल ड्यूटी बनती है एम्प्लॉयर की, वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा, और इसकी वजह से वर्कर्स अनसेफ कंडीशंस में काम करने पे मजबूर हैं, और उसके नतीजे में ये इतना बड़े बड़े फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं। यानी इतनी हाई लेवल पे जो डाटा है वो ये हमें बता रहा है कि 27 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हर साल हो रही है वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट्स के नतीजे में, और ये वो है जो रिकॉर्ड का हिस्सा बना है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो रिपोर्ट होते ही नहीं है, रिकॉर्ड में आते ही नहीं है। सही है, और इसका जीडीपी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई यानी कि जो इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल लॉस भी, यानी जीडीपी का मतलब यही कि ओवरऑल एक कंट्री कितनी प्रोडक्शन कर रही है, इंडस्ट्री में उसके कितना वो, यानी कि फाइनेंशियली वो कितना ग्रो कर रही है एक कंट्री लेवल के ऊपर। तो जाहिर है जब एक बिजनेस चलेगा ही नहीं, किसी सीरियस एक्सीडेंट के नतीजे में बिजनेस ही बंद हो जाएगा, तो वो फिर कमाएगा नहीं, कुछ बनाएगा नहीं, तो टैक्स भी पे नहीं करेगा गवर्नमेंट, तो जीडीपी पे भी फर्क पड़ता है इस चीज से। बहरहाल इसमें हम चूंकि बात ज्यादा कर रहे हैं मॉरल, मॉरल का मतलब क्या है कि मॉरल का मतलब, अभी हमने कोई लीगल को डिस्कस नहीं किया, अगली रीजंस की मैं बात नहीं कर रहा, यानी ह्यूमैनिटी की बेस पे अगर इंप्लॉयर्स अपना मॉरल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेंगे, वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोविजन नहीं देंगे, तो उसका नतीजा आपके सामने है कि 27 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ्स हो रही हैं। और ये तो हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटीज की, इसके अलावा जो छोटे इंसिडेंट्स हैं जिसके नतीजे में सीरियस डेथ, डेथ तक बात नहीं गई, सीरियस इंजरीज नहीं हुई, यानी बंदा रिकवर हो गया उसके बाद, वो इंजर्ड पर्सन, अफेक्टेड पर्सन, वो एक्सीडेंट्स जो है वो 270 मिलियन है, जो छोटे एक्सीडेंट्स।
270 मिलियन एक्सीडेंट्स हैं और 160 मिलियन डिसीजेस अ ईयर ड्यू टू वर्क। यानी कि ये जो डिसीज किसे कहते हैं, बीमारी को। सो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वर्क प्लेस से जो डिसीज होगी उसको हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल डिसीज या वर्क रिलेटेड डिसीज। सो वो 160 मिलियन डिसीजेस बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू वर्क, यानी कि वर्क प्लेस पे कोई ऐसी चीज है जो कि उस इल हेल्थ की वजह बनी है। सो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉरल ऑब्लिगेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। हमें एज अ मुस्लिम तो हमें ये हमारी किताब में ये कहा गया, जिसका मफहूम है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। सो उस लिहाज से भी अगर हम रिलेट करके देखें तो मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि वर्कर अगर घर चला जाएगा तो तब भी उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर पे है, नहीं। जब वो वर्क प्लेस के ऊपर है, जब वो एट वर्क है, यहां से कंफ्यूजन आ जाती है। जैसे कि एक बंदा ऑफिस में काम कर रहा है या वो प्लांट के अंदर है तो वो एट वर्क है, लेकिन एक ड्राइवर जिसने डिलीवरी के लिए जाना है और कुछ सामान है वो उसने ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो भी एट वर्क है। इसलिए एट वर्क का वर्ड यूज किया जाएगा कि जब वो काम पे है, चाहे वो ड्राइवर है या वो कोई सेल्समैन है या वो कोई ऑफिस वर्कर। सो अगर अगर मॉरल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेगा, अगर मॉरल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होगा, तो उसका आउटकम क्या निकलेगा? ना सिर्फ वर्कर मुतासिर होंगे। देखें, वर्कर जब इंजर्ड होगा या इल हेल्थ का शिकार होगा तो वो फिजिकली भी डिस्टर्ब होगा, मेडिकली भी और मेंटली भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ वर्कर तक नहीं रहेगा, उसकी फैमिली भी इफेक्ट होगी, उसके डिपेंडेंट्स भी इफेक्ट होंगे। ठीक है। उसके डिपेंडेंट्स में उसके बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई जिनके लिए भी वो कमा रहा है। तो ये जो जब एक वर्कर इफेक्ट होता है तो वो वर्कर तक नहीं, उसकी फैमिली तक, उसका यानी कि एक पूरा खानदान मुतासिर होता है। तो इस एंगल से भी अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयर्स को अपना मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी की फुलफिल करनी चाहिए। अगर ये आगे वही बात जो मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दी कि अगर जो है वो एक 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 एक्सरसाइज है आपको समझने के लिए कि अगर एक वर्कर इंजर्ड होता है किसी एक्सीडेंट के नतीजे में वर्क प्लेस के ऊपर, तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो वर्कर पे क्या होंगी, कंपनी पे क्या होंगी, और उस वर्कर के मैनेजर या फोरमैन पे क्या होंगी जिसके अंडर वो काम कर रहा था। तो इंजर्ड वर्कर पे क्या इंप्लीकेशंस आएंगी वो तो हमने भी डिस्कस कर ली है कि वो उस पर और उसकी फैमिली पे क्या इंप्लीकेशंस आएंगी, कंपनी पे भी तो आएंगी। कंपनी का एक स्किल्ड वर्कर और ट्रेन्ड वर्कर इंजर्ड हो गया तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ, उसकी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट बियर करो, और फिर उसको उस वक्त जो काम है वो डिस्टर्ब होगा, वर्क प्लेस पे प्रोडक्शन इफेक्ट होगी, काम में डिले आएगा, उसकी जगह नए वर्कर को हायर करो, दोबारा ट्रेन करो, फिर टीम बराबर करो, तब तक ओवर टाइम लगवाओ। सो ओवरऑल कंपनी के ऊपर भी काफी इसकी इंप्लीकेशंस आ रही हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कंपनी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और वो मैनेजर या फोरमैन या सुपरवाइजर जिसके अंडर ये वर्कर काम कर रहा था उसको परेशानी होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। वो बेचारा हो सकता है इस वर्कर के हिस्से का काम खुद कर रहा हो, या नए आने वाले को भी तो ट्रेन करना पड़ेगा, इसको इसको भी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी अब अपनी टीम को दोबारा बराबर करने के लिए। जब तक काम होता है ना, कंपनी कह रही होती है कि भाई काम पूरा करेंगे तो जाएं, वो ज्यादा जो जो प्रेशर होता है, टारगेट्स मिले होते हैं सुपरवाइजर्स को, मैनेजर्स को। सो जब उनकी टीम मेंबर कम होंगे तो उन पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। सो मोरल रीजन को हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम, जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरू में कहा कि तीन बेसिक रीजंस पे हम बात कर रहे हैं, मॉरल, फाइनेंशियल और लीगल के ऊपर। सो अब दूसरा हम फाइनेंशियल को डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल रीजन, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं करती, उनको प्रायोरिटी पे नहीं रखती हेल्थ एंड सेफ्टी को, तो उसमें हमने ये देखा था कि एक वजह ये भी है कि वो उसका एज कॉस्ट देखते हैं कि ये एक्सपेंस है। लेकिन अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट वर्क प्लेस पे नहीं होगी तो क्या क्या फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। फाइनेंशियल लॉसेस, उसकी दो कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट लॉस वो है जो कि गिना जा सकता है, इजीली कैलकुलेट हो सकता है, मेजर हो सकता है। एक इंसिडेंट होता है जिसमें आपका इक्विपमेंट डैमेज होता है, इक्विपमेंट कितने का रिपेयर होगा या नया कितने का आएगा काउंट हो सकता है। वर्कर इंजर्ड हुआ, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे कितना एक्सपेंस आया गिना जा सकता है। जो मेजरेबल है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और वो फाइनेंशियल लॉस जो कि प्रिसाइजली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं हो सकता, बट समझ आ रहा होता है कि हाँ ये फाइनेंशियल लॉस है, बट उसको फौरन गिना नहीं जा सकता, अक्सर डिफिकल्ट होता है उसको क्वांटिफाई करना, वो इनडायरेक्ट लॉस। उनकी एग्जांपल्स हम आगे देख लेते हैं। बल्कि मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, मैंने जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट की बताई, इनडायरेक्ट की जैसे कि टाइम का वेस्ट होना,
वर्कर्स का वर्किंग मोरल डाउन हो जाना। जब एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने देखा कि हमारे सामने हमारे साथ काम करने वाला फेलो इंजर्ड हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, डिसेबल हो गया, तो उनकी वर्किंग मोरल पे फर्क पड़ेगा, वो खौफजदा हो जाएंगी, वो परेशान रहेंगे। तो उसके बाद वो उतना अच्छे तरीके से काम करके नहीं देंगे जितना वो पहले कर रहे थे। उनकी जो काम वर्क एफिशिएंसी जो है वो उतनी नहीं रहेगी। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन के ऊपर, जो कि फौरी तौर पे नजर नहीं आ रहा। फौरी तौर पे तो ये लग रहा है वर्कर अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली टाइम के साथ साथ पता चलेगा कि अब वो प्रोडक्शन नहीं रही, वर्क क्वालिटी वो नहीं रही, वर्क एफिशिएंसी वो नहीं रही, और उसकी असल वजह वर्किंग वर्कर का वर्किंग मोरल डाउन। अब देखें, ये है फाइनेंशियल लॉस, बट इसको क्वांटिफाई करना, गिनना कि एग्जैक्टली इससे कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो मुश्किल है। रेपुटेशन का डैमेज हो जाना, साख का खराब हो जाना, उससे भी आपके बिजनेस पे फर्क पड़ता है। आपके क्लाइंट्स कम हो जाते हैं, टाइम का वेस्ट हो जाना। टाइम वेस्ट होता है इन्वेस्टिगेशन में, इंजर्ड पर्सन की फैमिली को तसल्ली देने में, कोर्ट कचहरी, लीगल नोटिस आ जाते हैं तो उसको डील करने में, हॉस्पिटल के मामला देखने में। तो वही टाइम जो आपका प्रोटेक्शन में लगना था वो दूसरे कामों में लग रहा है। तो ये एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट लॉसेस की, जो फौरन नजर नहीं आते, जिनको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। और इससे पहले मैंने आपको डायरेक्ट लॉसेस की भी एग्जांपल्स दी हैं। तो यहां से हमें ये कंक्लूड कर लिया कि हेल्थ एंड सेफ्टी फेलियर्स जो हैं वो अल्टीमेटली आपकी के लिए कई तरह के फाइनेंशियल लॉसेस लेके आते हैं। तो बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि थोड़ा सा कम, थोड़ा सा एक्सपेंस करके हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर लिया जाए, ताकि बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से बच सके। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, वो है इंश्योरेंस। के इंश्योरेंस, यानी ये भी तो कहा जा सकता है ना कि जी इंश्योरेंस अवेलेबल है। आप कंपनी के ओनर को, एम्प्लॉयर को कन्विंस कर रहे थे और वो कहता है कि नहीं जी इंश्योरेंस करवाई हुई है मैंने। तो याद रखिएगा, पहली बात तो ये है कि इंश्योरेंस जो है उसकी भी एक कॉस्ट होती है। और जो कंपनी इंश्योरेंस स्कीम आपको दे रही है वो पहले आपकी वर्कप्लेस की असेसमेंट करती है कि इनका सेफ्टी कल्चर किस तरह का है, इनकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर एक्सीडेंट रेट्स कितने हैं। उसके मुताबिक वो एक प्रीमियम डिसाइड करते हैं। तो जितने आपके नेगेटिव सेफ्टी कल्चर होगा, जितना आपके सेफ्टी फेलियर ज्यादा हो रहे होंगे, उतना ही वो प्रीमियम हाई चार्ज करेंगे। दैट मीन्स कि हम इंश्योरेंस में भी हमें एक्सपेंसिव ही पड़ेगी इंश्योरेंस, अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट नहीं करें। दूसरी बात, जितने लॉसेस की मैंने पहले भी एग्जांपल दी, ये तमाम इंश्योर्ड हो ही नहीं सकते। यानी कंपनी की रेपुटेशन डैमेज हो रही है, इसकी कौन सी इंश्योरेंस स्कीम है? या वर्कर्स का वर्किंग मोरल डाउन हो गया, या जो टाइम वेस्ट हुआ, इसकी तो कोई इंश्योरेंस स्कीम है ही नहीं। अच्छा, इसी तरह जो क्रिमिनल फाइन्स होते हैं, देखें क्रिमिनल फाइन यानी कि स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मुतलका डिपार्टमेंट ने आपको फाइन कर दिया क्योंकि आपने सेफ्टी की लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया, तो वो फाइन भी तो फाइनेंशियल लॉस है ना। क्रिमिनल फाइन क्या कहा जाता है इसको, इसकी भी कोई इंश्योरेंस नहीं है। इसी तरह से जो सिक पे देनी पड़ती है, सिक पे का मतलब होता है कि वर्कर काम पे नहीं आ पाया इस वजह से कि वो जख्मी हो गया या बीमार हो गया, और वो ऑफ वर्क है उन 3 4 5 या नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ वीक्स के लिए, बट उन डेज की सैलरी उसको मिल रही है, वो कट नहीं रही। तो सिक पे की भी कोई इंश्योरेंस आमतौर पे नहीं है, अनइंश्योर्ड कॉस्ट है। ओवर टाइम जो पे करना पड़ जाता है वर्कर्स को, काम डिले होने की वजह से, एक्सीडेंट हुआ, काम डिले हो गया, अब टाइम पे पूरा करने के लिए ओवर टाइम लगवाया जा रहा है, उस ओवर टाइम की भी कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, अनइंश्योर्ड है। ओके। सो 90% जो लॉसेस होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी फेलियर्स की वजह से वो अनइंश्योर्ड है, उनकी कोई इंश्योरेंस हो ही नहीं सकती। और जो 2 3 इंश्योरेंस इंश्योर्ड कॉस्ट है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस या फायर से रिलेटेड, या वर्कर अगर इंजर्ड हो गया या उसकी डेथ होगी, तो वो वाली यानी लाइफ इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, वो भी आपको तब सस्ती पड़ेगी जब आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं, मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आपके पास सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं है तो वो इंश्योरेंस भी आपको एक्सपेंसिव मिलेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ नहीं है, उसको नजर आ रहा है कि मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ये कभी भी हमें इनको कंपनसेट करना पड़ जाएगा। सो ये डिस्कस करने के बाद अब आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी कि यानी जो 2 रीजंस को हमने डिटेल डिस्कस कर लिया, मॉरल को और फाइनेंशियल को। अब हम बात करें लीगल की, या रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, या लीगल रीजन या सोशल रीजन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो कवानीन बनाए जाते हैं, आमतौर पे जो कानून बनाए जाते हैं वो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ही बनाए जाते हैं, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके राइट्स उनको देने के लिए ही बनाए जाते हैं।
इसलिए इसको सोशल रीजन भी कहा जाता है, लीगल या सोशल। सो मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो डेवलप, खासतौर पर जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके अपने हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज हैं। और जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, तरक्की पजीर हैं, वो भी टाइम के साथ साथ इस तरफ ही जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी प्रोविंशनल लेवल पे कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन हो रही है, कुछ बिल्स वगैरह पास हुए हैं इसके ऊपर, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। सो अगर एक चीज लीगल रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होता है, सजा मिलती है। तो डिफरेंट किस्म के फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि पूछताछ, प्रोसिक्यूशन होगी। मुतलका जो इदारे वाले हैं, जो हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट करने वाला इदारा, वो आके पूछेगा जी आप क्यों नहीं कर रहे, आपकी वर्क प्लेस डिस्टर्ब होगी। फिर अगर आप साबित होते हैं, गलत साबित हो जाते हैं, तो आपको फाइन होगा, क्रिमिनल फाइन जिसका मैंने जिक्र किया। फिर याद रखें लॉज जो है दो तरह के, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। सिविल लॉ होता है, सिविल केस का मतलब यह है कि एक अफेक्टेड वर्कर, एक इफेक्टेड वर्कर जो है, एक वर्कर इंजर्ड हो गया और उसको लगता है कि मेरी इस इंजरी की वजह ये है कि मेरी कंपनी ने मेरी हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट की ही नहीं। उनकी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरी हेल्थ एंड सेफ्टी के अरेंजमेंट्स करते, वो मेरे लिए उन्होंने नहीं किए और मेरे से अनसेफ कंडीशंस में ही काम करवाया, जिसकी वजह से मैं इंजर्ड हूँ। और वो ये केस लेके लेबर कोर्ट में चला जाता है, ये सिविल केस है। और अगर वो साबित हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो कंपनी को उसको हैवी अमाउंट कंपनसेट करनी पड़ेगी, अच्छे भले पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि इस तरह के सिविल केसेस में सजा यही होती है कि यार तुमने इसका इतना नुकसान किया तो इसको इतने पैसे दे दो। और वर्कर भी, इफेक्टेड वर्कर भी यही चाहता है कि मुझे पैसे मिले, क्योंकि जो इंजरी या डिसेबिलिटी होगी है वो तो अब हो चुकी है। सो और कंपनी के मालिक को जेल में बंद करने से वर्कर को कोई फायदा नहीं है, तो उसको कंपनसेशन ही चाहिए। सो ये भी लीगल की बात है। और क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि स्टेट अपने निजाम के तहत, अपने तरीकेकार के तहत आपको पकड़ लेती है। यानी एक रेलिवेंट इन्फोर्समेंट बॉडी होगी, वो रेगुलर इंस्पेक्शंस करेगी मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस पे जाके, गवर्नमेंट की तरफ से उसको इख्तियार है। और रूटीन इंस्पेक्शन में उन्होंने देख लिया कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन तो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो मीट नहीं कर रही, तो वो उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। और उसमें फिर फाइन्स हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट तक भी बात जा सकती है, कंपनी के जिम्मेदारान को जेल भी हो सकती है, और क्रिमिनल फाइन्स भी हो सकते हैं, लीगल नोटिस वगैरह सर्व किए जा सकते हैं। सो होपफुली ये चीजें आपको, जो मैंने तीन इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मॉरल को, मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल रीजंस को। सो जो हमारा टॉपिक था कि व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, होपफुली वो आपको समझ आ गया होगा।